हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपने पढ़ेंगे लंबवन विधि या विस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है। ये विधि जो है तो कहाँ पे उपयोग करते हैं? तो जैसे कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी से कोई दूर कोई छोटा सा ग्रह या तारा है, मान लो ये तारा है। ठीक है। तो इस तारे को माना मैंने P और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी और उस तारे के बीच की दूरी मापने के लिए अपने लंबवन विधि या विस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब इस लंबवन विधि और विस्थापन विधि का उपयोग करके किस तरह से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे अपने देखेंगे। तो देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है ये। अब अर्थ पे दो जगह जाके, जैसे मान लो एक जगह यहाँ से, ठीक है, जिसको मैंने ए माना, यहाँ से इसकी दूरी मेजर कर सकते। आजकल तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी के उससे मेजर कर सकते। तो ये दूरी थी। फिर पृथ्वी के दूसरे भाग में जाते, ये वाला भाग कहीं पे भी ले सकते, ये बी वाला। फिर इसका मान ज्ञात करते। ठीक है, ये बी। अब पी ए और पी बी, मतलब पृथ्वी की एक जगह गए ए से, उसका पी की दूरी ज्ञात की, ठीक है, और बी जगह पे गए तो उसकी दूरी ज्ञात की। तो यहाँ पे ये दूरी दोनों समान आती है, तो इसको भी एस माना, इसको भी एस माना। अब इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को थीटा मान लिया, बराबर। अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मैं मान लेता हूँ बी। ठीक है, ये आ गया बी, मतलब स्मॉल बी मान लेते। ठीक है, स्मॉल बी। तो यही चित्र तुम देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। ये पॉइंट पी है, इनके बीच में बनने वाला कोण थीटा, ये दोनों एस एस और ये ए बी बी। तो अब अपने क्या करेंगे, अपने एक सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट, और वो सूत्र अपने ने पहले पढ़ा हुआ है, 10वीं क्लास में भी तुमने पढ़ा हुआ है। तो वो सूत्र है थीटा बराबर, थीटा मतलब कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। ठीक है, थीटा बराबर चाप बटे में त्रिज्या। अब यहाँ पे चाप क्या है? चाप मतलब ये, ठीक है, ए बी। तो यहाँ पे आ गया ए बी, और त्रिज्या क्या है? दोनों की समान ही है, एस। तो ए बी अपॉन एस, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा। अब ए बी का मान कितना है? स्मॉल बी। तो ए बी की जगह पे अपने क्या रखेंगे? स्मॉल बी। तो थीटा बराबर स्मॉल बी बटे में आ गया एस। ठीक है। अब तुमको जिसका भी मान ज्ञात करना है, जैसे मान लो कि तुमको थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, या एस का मान ज्ञात करना। मान लो एस का मान नहीं पता तुमको, दूरी नहीं पता, तो एस को यहाँ पे लेके आओ और थीटा को नीचे लेके जाओ। तो इस तरह से तुम इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो पैरेलैक्स मेथड से ज्ञात कर सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे यही वाला जो भाग है यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से अपने उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो इस थीटा कोण को बोलते हैं अपने लंबन कोण या लाम्बलिक कोण बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यही सूत्र लगाए, थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कितनी? ए बी, त्रिज्या है एस, तो बी बाय एस। तो अपने को एस का मान ज्ञात करना है, तो एस बराबर बी बाय थीटा। ठीक है, तो इस विधि से अपने पृथ्वी और दूसरे कोई भी ग्रह या तारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इस लंबवन विधि या विस्थापन विधि से अपने ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है एक सवाल है। ठीक है, सवाल ये है कि ये जेड बराबर ए की घात 4, बी की घात 1/3 और बटे में है सी डी की घात 3/2। तो यहाँ पे जेड की आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है, बराबर। तो इसकी त्रुटि ज्ञात करनी है, तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में बदलेंगे।
तो ये किस तरीके से बदलना है वो मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था कि कोई भी मान है, वास्तविक मान और त्रुटि के मान को भाग में रखने पर, अनुपात में रखने पर अपने को आपेक्षिक त्रुटि मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इस तरीके से ही अपने करेंगे। यहाँ पे देखो जेड है तो उसको त्रुटि में कैसे लिखेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड बराबर। फिर ए है, ए की घात 4 है तो ए को क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाय ए, और घात 4 है तो 4 आगे आ जाएगा। फिर बी है, बी की घात 1/3 तो 1/3 आगे आ जाएगा, और बी है तो डेल्टा बी बाय बी। फिर मैंने तुमको बोला था कि भाग हो या गुणा में हो, बीच में हमेशा प्लस ही लगाना, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। फिर नीचे क्या है, सी, अब नीचे आया तो भी प्लस लगेगा तो सी की जगह पे आ जाएगा डेल्टा सी बाय सी। फिर डी 3/2 तो 3/2 आगे आ जाएगा, डी का आ जाएगा डेल्टा डी बाय डी। तो ये अपने को आपेक्षिक त्रुटि मिल गई। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल जो है अपने आराम से कर सकते हैं। और मान लो कि इन सब के मान दिए होते तो इन सब के मान यहाँ पे रख के अपने को आपेक्षिक त्रुटि भी, जेड का मान भी मिल जाता। ठीक है। फिर इसके बाद में एक और सम है। ये सवाल में दिया हुआ है कि प्रतिरोध R बराबर V/I। ये 10वीं क्लास में तुमने पढ़ा था सूत्र प्रतिरोध का, R बराबर V/I। अब V दिया हुआ है 100 ± 5 वोल्ट और धारा दी हुई है 10 ± 0.2 एम्पियर। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ठीक है। अब इसमें तुमको ध्यान देना है कि यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि V बराबर 100 ± 5 वोल्ट, तो आगे वाला जो मान होता है वो वास्तविक मान होता है और पीछे जो दिया हुआ प्लस माइनस वो उसकी त्रुटि होती है। मतलब 5 त्रुटि ज़्यादा भी हो सकती है और 5 त्रुटि कम भी हो सकती है। मतलब कोई मशीन है उसके अंदर अपने विभवांतर उसका मापना है तो उसका मान 95 भी आ सकता है और 105 भी आ सकता है। मतलब उसका मान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो यही तो अपनी त्रुटि है। त्रुटि मतलब बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो ये जो ±5 है मतलब 100 में +5 त्रुटि भी बढ़ सकती है, 5 त्रुटि बढ़ भी सकती है और 5 त्रुटि घट भी सकती है। तो पीछे के मान त्रुटि होती है और आगे का मान वास्तविक होता है। तो V बराबर है 100 ± 5। इसी तरह I आया 10 ± 0.2। तो अपने को सूत्र पता है इसका प्रतिरोध का। प्रतिरोध है R बराबर V/I। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, R है तो R को क्या लिखेंगे, डेल्टा R/R। अब यहाँ पे प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणे में 100 कर देंगे। फिर V है तो V का क्या करेंगे, डेल्टा V बाय V और गुणे में 100। I है भाग में तो भी क्या हुआ, प्लस ही लिखेंगे, डेल्टा I/I इंटू 100। अब इसमें सब मान रख दो। अब डेल्टा R/R इंटू 100 ये तो ज्ञात करना है। डेल्टा V का मान दिया हुआ है, डेल्टा V है प्लस, V है 100 तो 5/100 प्लस I, डेल्टा I का मान है 0.2/10 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट गया तो खाली 5% आया। यहाँ पे 10 से 1 0 कट गया मतलब 2%, तो 7% अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से अपने ने R की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर दी। ठीक है। तो इस तरीके से अपने इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में है सार्थक अंक। ठीक है। सार्थक अंक क्या होता है, ये हमेशा 1 या 2 मार्क्स में ही आता है। ठीक है। और इसका जो आंसर है एक ही शब्द में होता है। खाली इसको आना चाहिए कि सार्थक अंक किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो सार्थक अंक में क्या होता है कि कितनी वास्तविक संख्या है उतनी वास्तविक संख्या के जोड़ दे उसको, तो उससे सार्थक अंक अपने ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो सवाल दिए हुए हैं। ठीक है। अब इस सवाल को अपने समझते हैं। देखो पहला दिया हुआ है 5238 न्यूटन, इसका सार्थक अंक ढूंढो। तो देखो टोटल संख्या कितनी है, गिने तो 1 2 3 4 है, 4 संख्या मतलब इसका सार्थक अंक हो जाएगा 4 बराबर। फिर है 4200 किलोग्राम। 4200 किलोग्राम तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो सार्थक अंक हो गया 4। अब है 34.30 मीटर। अब 34.30 है मीटर में, तो इसका सार्थक अंक जो है वो तुम बोलोगे कि 34 ही है, ये तो सर पॉइंट के बाद में तो कोई क्या मायने नहीं रखती, तो 2 होगा तो गलत हो जाएगा। देखो 34.30 है
लेकिन मैं यदि पॉइंट हटा के नीचे 1000 लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, 34,000 हो जाएगा ना, 34,000 हो सकता है। तो इसीलिए इन सबके मान जो है वो इम्पोर्टेंट है, पीछे के जीरो भी इम्पोर्टेंट है। तो 34 के बाद में 3 जीरो है, तो टोटल कितने हो गए, 5, 5 संख्या हो गई, तो सार्थक अंक उसका हो गया 5। फिर इसमें एक नियम याद रखना है कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या जैसे मान लो कि 34 है, तो इसके पीछे जितने भी जीरो होंगे वो अपने सार्थक अंक में जोड़ेंगे, सार्थक अंक में ज्ञात करेंगे। लेकिन इसके आगे जीरो मतलब 0.034 है, तो आगे के जीरो ज़्यादातर उसके काउंट नहीं करते। ये सार्थक अंक का नियम है, रूल है। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों तीसरा और चौथे में सवाल में देखो, यहाँ पे 36.000 थे, तो पीछे के जीरो थे इसलिए अपने ने गिने, तो 5 सार्थक अंक हो गया। लेकिन इसके अंदर देखो 0.02340, तो यहाँ पे 2 आगे जीरो, आगे के 2 जीरो अपने ने काउंट नहीं किए, खाली पीछे की संख्या काउंट की, तो 23404 है, तो इसका सार्थक अंक हो गया 4। इस तरीके से अपने उसके सार्थक अंक के मान जो है वो ज्ञात कर सकते। फिर इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हैवी टाइप के सार्थक अंक किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको ध्यान से समझना, तो तुमको सब पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सार्थक अंक इसमें भी ज्ञात करना है, 4 सवाल है। इस सवाल को सबसे पहले ध्यान से देखो और इसके सार्थक अंक डायरेक्ट ज्ञात करने हैं अपने। ठीक है, इसको पहले हल करना है और सार्थक अंक ज्ञात करने हैं। तो इसको ध्यान से देखने के बाद में उसको हल करने की कोशिश करो, पहले बिना देखे हल करो, फिर इसके आगे का वीडियो देखो बराबर, कि हल करो और तुम्हारा उत्तर और इसका उत्तर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पहला सवाल पहले सवाल में संख्या क्या दिए हुए, 4.0 इंटू 10 की घात -4, फिर -2.5 इंटू 10 की घात -6। ठीक है, तो पहले वाली जो संख्या है 4.0 इंटू 10 की घात -4, तो देखो 10 की घात -4 है, तो इसको किस तरीके से अपने लिख सकते हैं, मतलब 10 की घात -4 है, मतलब 10 की घात 4 से 4 को भाग करें तो 0.00040 आएगा। ठीक है, 0.00040। इसको सिंपल फॉर्म में किया तो देखो मैंने तुमको बोला था कि आगे वाले जीरो नहीं गिनने, तो पीछे वाले 4 और 0 मतलब कितनी सार्थक संख्या, 2 बराबर। पहले वाले की सार्थक संख्या आई 2। दूसरा क्या है, 2.5 इंटू 10 की घात -6, 2.5 इंटू 10 की घात माइनस, इसको भी सिंपल फॉर्म में किया तो कितना आया, 0.0000025। तो आगे के जीरो तो काउंट नहीं करेंगे, मतलब 2.5 मतलब सार्थक अंक कितना आया, 2 बराबर। अब क्या करेंगे, इसके मान जो था, पहला वाला मान क्या था 0.00040, फिर माइनस कर देंगे 0.5025, इसको घटाया तो कितना आया 0.0003975 बराबर। तो 3975 को अपने क्या किया, ये दोनों 10 की घात 4 और 10 की घात 6 में था, तो अपने ने उसको 10 की घात 4 में बदल दिया। 10 की घात 4 बदलने के बाद में अपने को उत्तर क्या मिला, 3.975। तो 3.975, तो यहाँ पे 3.975, पीछे क्या है 975, मतलब अप्रोक्सीमेट 4 हुआ कि नहीं हुआ, 3.975। ठीक है, 97, तो इसका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट 4 ले लेंगे। तो 4 इंटू 10 की घात -4, तो 4.0 हुआ, तो कितने सार्थक अंक हुए, 2, तो इसके सार्थक अंक हो जाएंगे 2 बराबर। अब तुम बोलोगे सर ये ऊपर वाला लेते तो 4 होते, फिर नीचे वाला आपने ने क्यों किया। ठीक है, तो नीचे वाला इसलिए किया कि इसको मैं बदलूँ। ठीक है, इसको मैं बदल देता, मान लो ये, इसको मैं बदल देता। ठीक है, जैसे कि 3.975 10 की घात -4, 10 की घात -4 मतलब 4 वैल्यू के बाद में 4 जीरो के बाद में पॉइंट लगाओ, तो जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि
3.975। अब 10 की घात कितनी है, -4, मतलब 4 वैल्यू के बाद में पॉइंट लगा हुआ था। 1 3 तो है ही, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके बाद में 0 लगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। पॉइंट यहाँ पे आएगा तो ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया। तो अब आगे वाले 0 तो काउंट करेंगे नहीं, खाली कौन से काउंट करेंगे, पीछे वाले। तो पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो पीछे जो है वो 4 संख्या है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों के सार्थक अंक पहले से 2 2 आ रहे हैं, तो अभी अपने उसको 4 सार्थक अंक नहीं कर सकते, इसको किसी ना किसी तरीके से अपने को 2 सार्थक अंक में बदलना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे इसको फिर क्या करेंगे, 2 वाले सार्थक अंक में बदले, मतलब 3.97 10 की घात -4 को फिर 4.0 × 10 की घात -4 में बदल दिया, तो इसका भी सार्थक अंक कितना आ गया, 2 आ गया। फिर इसके बाद में दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में क्या है कि 2.51 × 10 की घात -4 इंटू 1.81 10 की घात 7 बटे में आया 0.4463, ठीक है, ये वाला। तो इसको क्या किया, हल किया, ठीक है ना। इसको तुम हल करोगे, ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दो, नीचे वाली संख्या को भाग कर देना। अब 10 की घात 7 और 10 की घात 4, ठीक है, तो 4 से 5 6 7, मतलब 10 की घात 3 आएगा, नहीं है, तो ये वाला कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे 10 की घात 10.1795, मतलब 1795 है, तो मतलब अप्रोक्सीमेट 2 लिख दे, तो 10.2, तो कितने सार्थक अंक हुए, 3 सार्थक होंगे, बराबर। इस तरह से थर्ड वाला भी क्या है, 6.2 ग्राम, 4.3 ग्राम, 17.456 ग्राम, तो इन सबको जोड़ा तो 27.98, मतलब अप्रोक्सीमेट 28 आ गया, तो इसका भी सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे वाले का भी क्या है, 943 इंटू 0.00345, बराबर। तो इसको गुणा किया तो इसका आंसर आया 3.253535। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 35 है, मतलब ये 50 से कम है, तो यहाँ पे 26 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। 50 से ज़्यादा संख्या होती है ना, 25 33 है, मतलब 25 के बाद में यदि 75 होते हैं ना तो 26 लिख सकते थे, लेकिन 25 के बाद में 33 है, 50 से कम है, तो 25 ही रहेगा, तो 3.25, तो टोटल कितने होंगे, 3 सार्थक। तो इस तरीके से अपने सार्थक अंक ज्ञात कर सकते हैं। तुम प्रैक्टिस करना तो तुमको भी समझ में आ जाए।